आज इसके निकाह का दिन था और वो एक ज़िंदा लाश की मानिंद अपने कमरे में बैठी हुई थी। ना ही इसका सुल्तान से कोई राब्ता हुआ था और ना ही इसने इसे कॉल करने की कोशिश की थी। वो जानती थी कि जैसे वो रूड लहजे में सुल्तान से बोली थी, वो यकीनन नाराज़ होगा और वो इस नाराज़गी को मज़ीद तूल देना चाहती थी, वरना फिर सुल्तान के साथ साथ इसके लिए भी बड़ी मुश्किल हो जानी थी। शाम के वक्त मेकअप आर्टिस्ट घर आई और 2-3 घंटों की मेहनत के बाद इसे एक आम खूबसूरत लड़की से एक कातिल हसीना का रूप देकर अब वापस हो रही थी। आंखों का डार्क मेकअप, काले और गोल्डन शरारे के नीचे नाजुक सी गोल्डन सैंडल और बालों की लंबी चोटी में गोल्डन परांदा डाले वो ख़तरनाक हद तक खूबसूरत लग रही थी। बस एक चीज़ की कमी थी और वो थी इसकी जादुई मुस्कुराहट जो इसके चेहरे से बिल्कुल ही गायब थी। तैयार हुई वो अपने कमरे में बैठी आने वाले लम्हात का सोचते हुए कुड़ रही थी। कर लो तुम सब लोग, जो जिसके दिल में ख्वाहिश है सब पूरी कर लो। मैंने भी इन सब का नाक में दम न किया तो मेरा नाम भी इनाया नहीं, वो खुद से मुखातिब होते हुए बोली। इतने में इसे बाहर शोर सा सुनाई दिया जो ये बताने के लिए काफ़ी था कि मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी है। फिर इसे कुछ भी होश न रहा और वो वक़्त आ पहुँचा जब शहबाज साहब की फैमिली इनके घर तशरीफ़ ले आई। सारा फ़ौरन से इसके कमरे में पहुँची और इसे देखते ही वो हैरान सी रह गई। वाओ, ये तुम हो इनाया? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कोई इतनी प्यारी भी लग सकती है। सारा ने सदके दिल से इसकी तारीफ़ की तो वो बस फीका सा मुस्कुरा दी। क्या फ़ायदा सारा, चढ़ना तो तुम्हारे भाई के हाथ ही है। देख लो कैसे कैसे बदजोक लोगों की किस्मत में मेरे जैसी लड़कियां लिखी होती हैं। वो न चाहते हुए भी तलख लहजे में बोली तो सारा को जैसे सांप ही सूंघ गया। इनाया प्लीज़ ऐसी कोई बात मेरे घर वालों के सामने मत कह देना, मम्मी पहले ही। इससे आगे सारा चाहते हुए भी कुछ न कह पाई। मैं जानती हूँ सारा कि तुम्हारी मम्मी क्या करना चाहती हैं, मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया है। वो एक सर्द आह भरते हुए बोली तो सारा नज़रें झुका गई। पापा बहुत अच्छे हैं, हमेशा मम्मी को समझाते हैं कि ऐसा न करें, लेकिन वो किसी की सुनती ही नहीं। सारा सफाई देते हुए बोली तो वो इसकी जानिब देखते हुए बस मुस्कुरा दी। जानती हूँ सबको, आफ्टर ऑल मेरे ही रिश्तेदार हो तुम लोग, वो खिड़की से बाहर देखते हुए बोली और इसी असना में आसमा बेगम अंदर कमरे में दाखिल हुई। सारा बेटा कुछ देर तक इसे लेकर नीचे लॉन में आ जाना, मैं इतनी देर में ज़रा बाहर का काम देख लूँ। आसमा बेगम सारा को हिदायत करते हुए बाहर निकल गई। मैं तुम्हारे साथ भी इनाया हर हाल में। सारा जाने क्या सोच कर बोली तो इसने इसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। तुम्हारा शुक्रिया सारा जो तुमने इतना सोचा, तुम्हारा कह देना ही मेरे लिए काफ़ी है, वो मुस्कुराते हुए बोली और फिर थोड़ी देर में ही सारा इसे साथ लिए नीचे लॉन में चली आई। सामने ही रखे सोफे पर जवाद बराजमान था। नेवी ब्लू टू पीस सूट में वो अच्छा खासा लग रहा था, लेकिन फिर भी इससे दूर दूर तक इसका कोई मुकाबला नहीं था। इसे देखते ही वो हैरानी की कैफियत में उठ खड़ा हुआ और मदहोशी की आलम में इसे देखने लगा। वो चलती हुई इस तक आई और सारा ने इसे जवाद के साथ ही सोफे पर बिठा दिया। वो जान गई थी कि जवाद की इसे देखते ही अजीब सी कैफियत हो गई थी, लेकिन इसके एहसासात मर चुके थे और वो इसलिए वो खामोशी से आकर अपनी जगह बैठ गई। तुम बहुत हॉट लग रही हो, फ़ौरन ही जवाद ने इसके कान में सरगोशी की, लेकिन इसने कोई भी जवाब देना गवारा न किया और फिर मौलवी को बुलाया गया जिसने इसके सामने नशिस्त संभाल ली। आपको जवाद शहबाज वल्द शहबाज चौधरी के साथ बावज 10 लाख रुपए हक महल निकाह कबूल है। इसने अपनी आंखें बंद कर लीं। सुल्तान का चेहरा इसकी निगाहों के सामने लहराया। इसका नाइट पार्टी में इसे शहजाद के हाथों बचाना और फिर इसके साथ किया गया वो यादगार न्यू ईयर नाइट डिनर, वो इसकी जैकेट में ख़ुद को महफूज तरीन तस्वुर करना, सब कुछ एक फ्लैशबैक की तरह चला और आखिर में एक मास्क पहना इंसान जो इसे बचाने के लिए दहशतगर्दों से भिड़ा था और जिसे सब अल्फ़ा वन कहकर पुकार रहे थे। अचानक से इसने एक झटके से अपनी आंखें खोल दी और सामने देखा जहां अरबाज साहब चेहरे पर ढेरों उम्मीदें सजाए इसे मुंतज़िर नज़रों से देख रहे थे। इसने होले से कबूल है बोला और फिर बाकी की 2 मरतबा इसके मुंह से कैसे निकला इसे कुछ होश न रहा। अचानक ही मुबारक सलामती का शोर मच गया और लोग जवाद से बगलगीर होने लगे। वो आंखों में आए आंसुओं को अपने अंदर ही उतारते चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट तारी करते हुए सबसे मुबारकबादें वसूल करने लगी। थोड़ी देर में ही रश छट गया और लोग खाने की जानिब मुतवज्जा हो गए जिसका VIP किस्म का इंतज़ाम किया गया था। अचानक ही इसे सामने जवाद नजर आया जो अरबाज साहब के साथ किसी बहस में ज़ोर व शोर से मसरूफ़ था। साथ ही शहबाज साहब सर पकड़े खड़े हुए थे। वो रात इन दोनों ने एक दूसरे से मशवरा करने में ही गुजार दी थी। इनकी सारी टीम बेफिक्री की नींद सोई हुई थी, लेकिन वो दोनों जानते थे कि मसला कितना गंभीर था। फिर क्या सोचा है तुमने? वो ब्रावो 1 की जानिब देखते हुए फिक्रमंदी से बोला। मेरा प्लान ये है कि बस इन्हें न पता चले कि यहाँ कौन बैठा है और क्या चाहता है। ब्रावो 1 पुरसोच लहजे में बोला तो वो सर हिलाने लगे। हम लोग ऐसे ही घूमते फिरते इनके ठिकानों पर जा पहुँचेंगे और बेखबरी में इन्हें शिकार कर लेंगे। ब्रावो 1 ने मज़ीद इजाफा किया तो वो हंस पड़ा। और अगर वो खुद ही यहाँ चले आए तो फिर क्या होगा? वो दूर की कोड़ी लाया था, लेकिन ब्रावो 1 इसकी बात न समझ सका।
मेरा दिल कहता है कि वो लोग अभी सिर्फ जायज़ा लेकर गए हैं। मेरे ख्याल में वो 1-2 दिन में ज़रूर यहाँ के चक्कर लगाएगा और मुझे शिद्दत से इस दिन का इंतज़ार है। वो अजीब से लहजे में बोला तो ब्रावो 1 ऐसे देखने लगा जैसे इसने कोई अनहोनी बात कर दी हो। चलो देखते हैं क्या होता है। अभी तो मुझे फ़िलहाल नींद आई है और मैं ऐसी जगह और ऐसे मौसम में ये मौका मिस करना नहीं चाहता। ब्रावो 1 ने लेटते हुए दोनों बाजू अपने सर के नीचे रखे और मज़े से बोला तो वो इसे अफसोस से देखे गया। सो जाओ बेटा जी, आगे फिर मौका मिले न मिले। वो भी अपनी जैकेट उतारते हुए वहीं लेट गया। बाहर अच्छी खासी ठंड थी, लेकिन चूँकि इनके स्पेशल खेमे थे इसलिए अंदर काफ़ी गर्म और पुरसुकून माहौल था। ब्रावो 1 तो जल्दी ही सो गया, लेकिन वो गहरी सोच में डूबा हालात पर गौर करने में मसरूफ़ रहा। अंदर जलती बैटरी की हल्की रोशनी में वो देख सकता था कि इसका खेमा हवा से फड़फड़ा रहा था, यानी कि बाहर तेज़ हवा चलना शुरू हो गई थी। कुछ देर तो वो गौर व फिक्र में मसरूफ़ रहा और फिर सब कुछ जहन से झटकते हुए आंखें बंद कर ली। सुबह वो जल्द उठ गया और खेमे से बाहर निकला तो एक अजीब ही मंजर था। आसमान बादलों से ढका हुआ था और रात हुई हल्की बर्फबारी ने पूरी वादी को सफ़ेद चादर ओढ़ा दी। सामने बड़े उगलू में इनका ड्राइवर नाश्ता बनाने में मसरूफ़ था। इसे देखते ही वह मुस्कुरा दिया। जी साहब कहिए, रात नींद कैसी आई? ड्राइवर अंडा फेंटते हुए मसरूफ़ से अंदाज में बोला। हाँ अच्छी आई, तुम सुनाओ क्या बन रहा है? वो गाजर का टुकड़ा मुंह में डालते हुए बोला। आप लोगों के लिए फ्रेंच ऑमलेट बना रहा हूँ साहब। ड्राइवर अंडे का महलूल तवे पर उंडेलते हुए मुस्कुरा कर बोला। अच्छा है, मज़ा आना चाहिए बस, बाकी सब खैर है। वो इसे हिदायत देता हुआ उगलू से बाहर निकला है और गैर इरादी तौर पर इसी टीले की जानिब देखा जहाँ कल इसे वो 2 बंदे इनकी रैकी करते हुए नजर आए थे, लेकिन आज वहाँ कोई मौजूद नहीं था। वो चलता हुआ पास ही बहते दरिया की जानिब चला आया, जिसमें सर्दी ज़्यादा हो जाने की वजह से बहाव काफ़ी कम रह गया था, लेकिन पानी की रवानी अभी भी जारी थी। कुछ देर वहीं खड़े होकर हवा को फेफड़ों में उतारने के बाद वो वापस अपने काफ़िले की जानिब चला आया, जहाँ अब काफ़ी चहल पहल शुरू हो चुकी थी। फिर इन सब ने मिलकर नाश्ता किया और अभी बैठे कॉफ़ी से दिल ही बहला रहे थे कि ड्राइवर ने अंदर आते हुए इतला दी कि इनसे मिलने कोई टूरिस्ट आया है। इसने चौंकते हुए ब्रावो 1 की जानिब देखा जो इसे ही देख रहा था। इन्हें अंदर यहीं ले आओ और कोई चाय पानी वगैरह का बंदोबस्त करो। इसने ड्राइवर को हिदायत की और आने वाले वक्त के लिए खुद को कंपोज करने लगा। ब्रावो 1 तीर की सी तेज़ी से इसके पास आया और बेचैनी से इसके साथ बैठ गया। क्या करना है ब्रो, कौन हो सकता है? ब्रावो 1 के लहजे में एक इज़्तरार की कैफियत पाई जाती थी। करना क्या है, देखते हैं कौन आया है, फिर ही कोई फैसला होगा। अभी तो यही जाहिर करना है जैसे हम खालिस बन चले हैं। तुम ऐसा करो, पिछले रास्ते से बाहर निकलो और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना। वो मुस्कुराते हुए बोला और सामने दरवाजे की जानिब देखने लगा। थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि सारा इसके पास चली आई। बेचैनी इसके चेहरे से ही आया थी और वो परेशानी से इसे देख रही थी। वहाँ क्या मसला चल रहा है सारा? वो सारा को देखते हुए बोली। भाई ने नई जिद पकड़ ली है, वो जोर दे रहा है कि रुखसती भी शादी कर दी जाए। सारा ने गोया इसके सर पर बम फोड़ा। इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होता सारा। वो खुद को तसल्ली देते हुए सारा से मुखातिब हुई। वो बहुत ज़िद्दी है, इनाया अपनी मनवा कर ही छोड़ेगा। सारा खुद भी परेशानी के शिकार थी। चलेगी तब जब मैं मानूंगी, यहाँ मुझे मनाना ही सबसे बड़ा मसला होना चाहिए। वो बेखौफी से बोली तो सारा इसे देख कर रह गई। पापा तो नीम रजामंद हैं, सारा मसला तो ताया जान का है, वो नहीं मान रहे। सारा ने इसकी जानकारी में इजाफा किया। वो मानेंगे भी नहीं, मुझे पता है। वो अपने बाबा को अच्छे से जानती थी और इसे मालूम था कि वो किसी भी सूरत दबाव में नहीं आएंगे। लेकिन इसकी यह गलत फहमी जल्द ही दूर हो गई, क्योंकि अभी वो बात कर ही रही थी कि अरबाज साहब इसके पास चले आए। बेटा, वो जवाद जिद कर रहा है रुखसती के लिए। अब तुम बताओ कि क्या तुम्हें कोई एतराज़ है? क्योंकि एक तरह से तुम दोनों की शादी हो ही चुकी है। वो परेशानी से बोले। बाबा ऐसे कैसे, मतलब कुछ भी? वो हैरानी से बोली, क्योंकि इसे कम अज़ कम अरबाज साहब से ऐसी बात की हरगिज़ तवक्का नहीं थी। मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, ये जवाद की ख्वाहिश थी, इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया। वो हमेशा की तरह लाचारी से बोले तो इसका खून ही खोल उठा। मैं कहीं नहीं जाने वाली, आप इनको मना कर दें। वो हतमी लहजे में बोली तो अरबाज साहब मायूसी से सर हिलाते हुए वापस लौट गए और जवाद जो इन्हें मुंतज़िर नज़रों से देख रहा था, इससे राज़ो न्याज में मसरूफ़ हो गए। थोड़ी देर गुजरी होगी कि जवाद खुद इसके पास ही चला आया। यार क्या ड्रामे लगा रही हो तुम? कुछ ही दिनों बाद मेरी फ़्लाइट है, शादी हो गई है ना, और तुम मेरी लीगल बीवी भी बन गई हो, तो रुखसती में क्या रह जाए फिर? जवाद चिढ़ते हुए बोला तो इसके माथे की तेवरी मज़ीद गहरी हो गई। देखो जवाद, मैं इस चीज़ की बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ। जो बात हुई थी वहीं तक रहने दो। अभी निकाह हुआ है और जब रुखसती का वक़्त आएगा तो वो भी हो जाएगी, लेकिन अभी मैं कहीं नहीं जाने वाली। वो अटल लहजे में बोली और यही वजह थी कि जवाद का मीटर घूमना शुरू हो गया था। तुम लोगों का यही रोना लगा रहता है। निकाह भी हो गया और अब तुम हो के नखरे कर रही हो, वरना मैं तो निकाह का भी कायल नहीं हूँ। जवाद गुस्से में आपे से बाहर हो रहा था। तुम निकाह के कायल नहीं हो तो यहाँ भी सवेरा नहीं बैठी हुई।
जो बगैर किसी वजह के अपना सब कुछ उठाकर तुम्हारे सामने ढेर कर दे। वो दू बदू बोली तो जवाद को मिर्चें लगी। क्यों, अच्छा खासा माहौल ख़राब करने पर तुली हुई हो? वो इसे खड़े तेवरों से घूरते हुए बोला। माहौल तो तुम ख़राब कर रहे हो। मैंने बोल दिया कि ऐसा नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। वो टस से मसना हो रही थी। अच्छा, मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर तो जा सकती हो ना, या वो भी नहीं? जवाद अचानक ही पैंतरा बदलते हुए बोला तो वो खामोशी से इसे देखी गई। इतना तो तुम कर ही सकती हो, अब इसमें क्या हर्ज है? वो अपनी मनमानी के चक्कर में था, फिर चाहे वो कोई भी बात क्यों ना हो। हाँ, इतना मैं कर सकती हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा की मुझसे उम्मीद न रखना। वो उंगली उठाकर इसे वार्न करते हुए बोली तो खामोशी से सर हिला गया और फिर उठते हुए अरबाज साहब की जानिब चला गया। बड़ा या रुखसती लेने वाला, पहले जवान तो हो जाओ पूरी तरह। वो अपनी बड़ास निकालते हुए बोली तो इसके साथ बैठी सारा को हंसी आ गई। ऐसे तुम भाई के मुकाबले की हो, कितना वो घर में उदम मचा कर रखता है। अगर तुम दोनों मिल गए तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। सारा हंसते हुए बोली, लेकिन वो सपाट चेहरा लिए बैठी सामने जवाद को अरबाज साहब से बात करते हुए देखी गई। सारा, मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन अभी अगर मैं खामोश हूँ तो मेरी खामोशी को मेरी कमज़ोरी ना समझा जाए। ये जो भी है, लेकिन अगर मेरा मीटर फिर गया तो ये कल का जाता आज ही चला जाएगा। वो सामने जवाद को देखते हुए बोली तो सारा देख सकती थी कि इसे अपने गुस्से पर काबू पाना कितना दूभर हो रहा था। अच्छा, तुम रिलैक्स हो जाओ, कुछ भी नहीं होता। क्यों खामखा में अच्छा भला दिन ख़राब कर रहे हो तुम दोनों? सारा इसे समझाते हुए बोली तो एक सर्द आह भरते हुए अपने दिमाग में खोलते लावे पर काबू पाने लगी। वो मुंतज़िर नज़रों से दरवाजे की जानिब देख रहा था। जब एक अधेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ, जिसे देखते ही वो पहचान गया, क्योंकि ये वही रात वाला था जो रात के अंधेरे में दूरबीन से इन लोगों का जायज़ा ले रहा था। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आने वाला बुलंद आवाज़ में बोला तो वो उठ खड़ा हुआ और इससे मुसाफा करते हुए इसे बैठने की दावत दी। शकूर, मेहमान के लिए चाय लाना। और ड्राइवर को आवाज़ लगाते हुए बोला तो वो मुस्तैदी से सर हिलाते हुए चाय कप में उंडेलने लगा। इतने में ब्रावो बन, जो इसके इशारे पर बाहर निकल गया था, फ़ौरन से अंदर दाखिल हुआ। कसम से यार, मैं जायज़ा लेकर आया हूँ, बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि पापा की सिफारिश यहाँ काम कर गई है। ब्रावो वन मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन अजनबी को यहाँ मौजूद पाकर वो अनजान ही बन गया। ये कौन है ब्रो? क्या वाइल्ड लाइफ वाले हैं? ब्रावो वन नासमझी से आने वाले बंदे को देखते हुए अपना सर आगे कर गया। नहीं जनाब, हम भी आपकी तरह यहाँ मौसम इंजॉय करने आए हैं। चूँकि यहाँ कोई भी नहीं, इसलिए दिल किया कि आप लोगों से मिल लें। अनजान बंदा ब्रावो वन का हाथ थामते हुए बोला तो वो खुलकर मुस्कुरा दिया। वाह, ये तो कमाल हो गया, अब तो हम लोग मिलकर अपना एडवेंचर करेंगे। ब्रावो वन के चेहरे पर हकीकी खुशी फैली हुई थी। मेरा नाम अब्बास है, खुर्शीद अब्बास, और मैं यहाँ अपने एक दोस्त के साथ इस मौसम में एडवेंचर करने ही आया हूँ। अब आप लोग मिल गए हैं तो यकीनन बहुत मज़ा आने वाला है। वो देख तो ब्रावो वन की जानिब रहा था, लेकिन इसकी बातें इसकी शक्ल से मेल नहीं खा रही थी। इसके चेहरे के तासुरात सख्त थे, जो जाहिर करते थे कि कड़ी धूप और मेहनत ने इसे खासा सख्त जान बना दिया है। चले फिर देर कैसी, अपनी मुहिम को हम लोग आज ही शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस देवसाई ने हमारे लिए क्या कुछ अपनी आगोश में छुपा रखा है। अब की बार वो बोला तो पहली मर्तबा इस बंदे जिसने अपना नाम अब्बास बताया था, जो कि यकीनन गलत था, इसके चेहरे की मुस्कुराहट के हल्के आसार नमदार हुए। क्यों नहीं, मैं भी अभी अपना सामान और दोस्त के हमरा यहाँ आ रहा हूँ, फिर हम लोग मिलकर यहाँ से किसी जानिब का रुख करके निकलते हैं इंशाअल्लाह। अब्बास एतमाद से बोला तो वो भी मुस्कुरा दिया। ठीक हो गया अब्बास, जब तक हम लोग भी फारिग हो जाते हैं। उठते हुए बोला तो अब्बास भी उठ खड़ा हुआ और इन दोनों से मुसाफा करते हुए बाहर की जानिब निकल गया। क्या कहते हो? अब्बास के साथ ही ब्रावो वन इसकी जानिब देखते हुए बोला तो एक भरपूर मुस्कुराहट इसके चेहरे पर दौड़ गई। कहना क्या है, ये सब कुछ खुद ही बता देगा, इतना मुझे यकीन है। वो बेफिक्री से बोला तो ब्रावो वन हंस पड़ा। हाँ जनाब, आपके गिट्स और क्वालिटी पर हमें पूरा यकीन है, ब्रावो वन मुस्कुराते हुए बोला और फिर वो जल्दी जल्दी तैयारियों में जुट गए। साथ साथ वो पूरी टीम को हिदायत जारी कर रहा था कि कैसे इन्हें इस मिशन में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं। निकाह का फंक्शन ख़त्म हुआ तो मेहमान जाना शुरू हो गए, लेकिन वो अपनी जगह जमी बैठी रही। इसे किसी पल चैन नहीं मिल रहा था, क्योंकि जवाद की आंखें वो पड़ चुकी थी, जिनमें खैर कमी नज़र आ रही थी। और फिर वो लम्हा आन पहुँचा जब वो इसकी जानिब आया और अपना हाथ इसके सामने कर दिया। आओ जनाब, एक लंबी ड्राइव मार कर आते हैं, कुछ बातें भी हो जाएंगी और कुछ दिखाना भी है तुम्हें। जवाद आम से लहजे में बोला तो इसे देखे गई। अब उठ भी जाओ या यहीं बैठे बैठे बाकी की रात भी गुजारनी है। जवाद अजीब से लहजे में बोला तो इसका हाथ थामे बगैर उठ खड़ी हुई। जवाद खुशी से बेगाना हुआ, इसके आगे तकरीबन भागते भागते हुए अपनी गाड़ी तक आया और दरवाज़ा इसके लिए वाह कर दिया। वो खामोशी से फ्रंट सीट पर बैठ गई। जवाद ने फ़ौरन से गाड़ी आगे बढ़ा दी। इसे दड़का लगा हुआ था, क्योंकि जवाद इसे आम हालात में नहीं छोड़ता था। फिर आज तो वो भरपूर तैयार भी हुई थी। एक हाथ से गाड़ी चलाते हुए दूसरे हाथ से इसका हाथ थाम गया और बेतुकी बातें शुरू कर दी, जिनसे वो हमेशा ही चिढ़ती थी।
वो पता नहीं क्या कुछ बोलता रहा, लेकिन इसका दिमाग कहीं दूर पहुंचा हुआ था, जहां सुल्तान इसे कोई इंजेक्शन लगा रहा था और फिर इसे अपने साथ लिए वो पार्टी में आए लोगों के बीच रास्ता बनाता बाहर के जाने बढ़ रहा था। अचानक ही मंजर तब्दील हुआ और वो फर्श पर गिरी हुई थी। तबाही इसके सर पर खड़ी इसका मजाक उड़ा रही थी, जब एक नकाब पोश ओदम मचाता हुआ अंदर चला आया और दुश्मनों पर टूट पड़ा। अचानक गाड़ी एक झटके से रुक गई और इसने पट से अपनी आंखें खोल दी। ये कोई फ्लैट की बिल्डिंग थी जिसकी पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई थी और जवाद इसे नीचे उतरने का बोल रहा था। ये कहाँ ले आए हो तुम मुझे, ये कौन सी जगह है? वो बदहवासी से बोली। ये वो जगह है जहाँ हम दोनों ने रहना है, जवाद इसे मीठी गोली देते हुए बोला, लेकिन वो सब समझती थी। मैंने नीचे नहीं उतरना, बात लॉन्ग ड्राइव की हुई है और वहीं तक रहे तो अच्छा है। वो चेहरे पर सख्ती तारी करते हुए बोली तो जवाद एक सर्द आ भरते हुए इसे बगौर देखने लगा। अब कोई नया तमाशा न शुरू कर देना ही नाया, प्लीज़ ग्रो अप, जवाद खुद पर जबत करते हुए बोला। कोई मीठी गोली नहीं जवाद, ये बातें इसके सामने जाकर कहो जो तुम्हें जानती ना हो। मैं सब समझती हूँ, तुम्हारी ये चालबाजियाँ। वो शदीद गुस्से में आ गई थी। एक तो तुम अजीब लड़की हो, तुम्हारी। जवाद के मुंह से मुगल्लज़ात निकलना शुरू हो गए थे। वो गुस्से में ये भी भूल गया कि वो इसकी बीवी है। वो जवाद, जितनी गालियाँ देनी है दो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं उतरने वाली। मुझे फोर्स किया तो मैंने शोर डाल देना है। वो भी चीखती हुई बोली तो जवाद को होश आया और बगैर वक्त ज़ाया किए वो गाड़ी में बैठा और इसे तेज़ी से आगे बढ़ा दिया। वो हद से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा कर रहा था, लेकिन इसके साथ भी नाया बैठी थी जो इससे कहीं ज़्यादा अच्छी ड्राइवर थी, लेकिन साथ ही इसे डर भी लग रहा था कि कहीं वो गुस्से में गाड़ी कहीं ठोक ही ना दे। आहिस्ता चलाओ जवाद, तुम्हारी वजह से मुझे कोई नुकसान हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो गुस्से से बोली तो जवाद ने गाड़ी को फ़ौरन ब्रेक लगा दिए और गर्दन घुमाते हुए इसकी जानिब देखा। वो इसकी आंखों में मौजूद जुनून को साफ महसूस कर सकती थी। गाड़ी से नीचे उतरो ही ना आया, वो इसे गौर से देखते हुए बोला। इसने नज़रें घुमाकर चारों जानिब देखा। रात के वक्त सुनसान रास्ता और चारों जानिब फैला हुआ घूप अंधेरा। हल्की कहर भी पड़ना शुरू हो गई थी जो एक अजीब सा मंजर पेश कर रही थी। मैं यहाँ कैसे जवाद, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो डरे हुए लहजे में बोली। या मेरी बात मान जाओ या फिर लीव, जवाद अटल लहजे में बोला। और क्या है तुम्हारी वो बात? वो थूक निकलते हुए बोली। मेरे साथ मेरे फ्लैट में चलो, जवाद इसका हर तरफ से रास्ता बंद करते हुए बोला। वो थोड़ी देर इसे गौर से देखती रही और फिर अपनी जानिब का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। जवाद ने भी गाड़ी वहाँ से भगाने में देर नहीं लगाई, ये जानते हुए भी कि वो एक लड़की ज़ात है और सबसे बढ़कर इसकी बीवी है। वो इसे इस अंधेरे में अकेला छोड़कर जा चुका था। वो वहीं खड़ी दूर होती गाड़ी को देखती रही, हत्ता कि इसकी रोशनियां भी मान पड़ गईं। फिर इससे हालात की संगीनी का एहसास हुआ और इसने खुद पर तवज्जो दी। रात के इस पैर इस वीराने में वो दुल्हन बनी एक दावत की तरह नजर आ रही थी, जिसे कोई भी शिकारी नोच सकता था, फिर चाहे वो कोई हैवान हो या कोई इंसान। इस पर कभी तारी होने लगी और वह सड़क से हटते हुए दरख्त की आड़ में हो गई और फ़ौरन अपने पर्स से अपना मोबाइल निकाला, लेकिन मायूसी इसके मुंह पर पूरी कुव्वत से तमाचे जड़ने के लिए तैयार थी, क्योंकि मोबाइल के सिग्नल इस जगह पर मफकूद थे। वो वहीं दरख्त से टेक लगाते हुए नीचे बैठ गई। इसे शिद्दत से रोना आ रहा था। सर उठाकर इसने आसमान की जानिब देखा और मोबाइल पर सिग्नल ना होने के बावजूद इसने सुल्तान का नंबर मिला दिया। फ़ोन रीडायल पर चला गया तो इसने मोबाइल गोद में रखा और ज़बत के बंधन सारे टूट गए थे।